और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ देहरादून में बैठक की। बता दें कि बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई की सड़कों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से 250 तक की बसावटों को हम मुख्य मार्ग से जोड़ रहे हैं। जहां पूर्व में 103 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई थी, जिन पर काम शुरू वाला है, वहीं आज नई 108 सड़कें जिनकी लंबाई 1194 किलोमीटर और इसकी कीमत 978 करोड़ रुपये है, भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। शीघ्र उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे शेष बचे हुए गांव हैं उनको जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे वाइब्रेंट विलेज में पिथौरागढ़ जनपद के टिडानू, सीकू, रोकांग, मार्चा, पाजू, गूंट, टोला, खिमलिंग 8 गांवों को 5 सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई 43.96 किलोमीटर है। और इसके लिए भी 19 करोड़ रुपये भारत सरकार ने स्वीकृत किए। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, ग्रामीण विकास मंत्री जी का, क्योंकि ये पैसा हमसे मिला है, अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से ये राशि हमें उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तर्ज पर, क्योंकि इसमें आबादी का मानक 250 तक है और उससे नीचे के गांव इसमें नहीं आ रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट से इसको हमने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जिसका शासनादेश हो गया, इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रभारी मंत्री जी उसके अध्यक्ष होंगे, जिलाधिकारी उसके सचिव होंगे और पीयूडी जिला अभियंता मुख्य विभाग, पीएमजीएसवाई और जैसे ग्रामीण विभाग इसके संयोजक होंगे और इनके रिकमेंडेशन पे सड़कें स्वीकृत होंगी। और निश्चित ही इसको लागू होने के बाद हमारे जो 250 तक की और 150 तक की आबादी के गांव हैं, इससे जुड़ेंगे, क्योंकि आज भी हमारी आबादी का 60% से अधिक गांव में रहता है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी की, चाहे प्रदेश की ईश्वर सिंह धामी की सरकार हो, इसकी चिंता कर रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रेसक्रॉस देहरादून में सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेनेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें सुधार करने के निर्देश भी दिए। बताते चले कि इसके अलावा सड़क पर ऊंचे उठे हुए चौबरों को ठीक करने के लिए कहा। बता दें कि रेस क्रॉस में सिंचाई विभाग द्वारा करीब 725 मीटर ड्रेनेज का कार्य किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि
आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें कि मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर ये फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर भाजपा के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर भसीम ने भी किसानों को कहा है कि जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस को अपने समय याद करने चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे लंबे भुगतान जो है वो करना पड़ा। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों का भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, किसान सम्मान निधि से लेकर के जो उनके अलग प्रकार की सभी सुविधाएं हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान देश का जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। बता दें कि पीजी डॉक्टरों को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज में वो पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ी राहत मिलेगी। बताते चले कि सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका शासन देश जो है वो भी मिल जाएगा, जिस कॉलेज से जो है वो मेडिकल की सीट बढ़ने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। देखिए, जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने अभी ये सिस्टम बनाया है। इसमें कैबिनेट से भी हमें सहमति मिल गई है और जीओबी भी जारी हो जाएगा। अभी इसमें ये है कि जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उनको 2 साल संबंधित मेडिकल कॉलेज में ही वो लोग एज ए एसआर वो लोग काम करेंगे और ये फिर ट्रांसफरेबल भी रहेगा। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरे तरीके से डस्टबिन फ्री किया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी भी बाकी है उन्हें जल्द उठा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम का लक्ष्य है कि 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरे तरीके से कूड़ेदान मुक्त शहर किया जा सके और शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। उत्तराखंड के टिहरी की राजशाही के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन की जीवन पर आधारित गढ़वाली फिल्म को टिहरी में लोग बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष और फिल्म निर्माता विक्रम सिंह ने
टिहरी सिनेमा इस फिल्म को रिलीज किया। बता दें कि फिल्म रिलीज करने से पहले पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल और फिल्म निर्माता विक्रम सिंह नेगी पहाड़ी ने श्रीदेव सुमन के चित्र पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय दे रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि अमृतोत्सव काल में जितने भी हिंदुस्तान के वीर पुरुष हैं, वीर नारी हैं, जिन्होंने इतिहास में कुछ किया है, उनका इतिहास को ऊपर लाया जाए। इसी कड़ी से जुड़ते हुए मैं आरएसएस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। किसी मीटिंग में मेरे को बोला गया कि इस काम को आप कर सकते हो, मैंने हाथ उठा दिया। और भविष्य में मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को इस पिक्चर को हर जानमानस तक ले जाना चाहता हूँ कि सुमन जी ने खुद तो जो बलिदान किया, पर उनके परिवार ने क्या बलिदान किया, उनके पिताजी ने क्या बलिदान किया, उनकी माताजी ने क्या बलिदान किया, उनकी पत्नी ने क्या बलिदान किया, उनके भाइयों ने कितना संघर्ष किया, इस चीज़ के बारे में जनमानस तक पता नहीं है। सुमन जी के बारे में मोटा मोटा सबको पता है। और क्या कहना आने वाली पीढ़ी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जौल गांव पूरा पितरों का गांव है और सुमन जी को मैंने पितृ कार्य मानते हुए 34 दिन की इसमें शूटिंग चली, तो मैंने व्रत रखे और मैं अपने टिहरी मूल निवासी, टिहरी क्षेत्र के जौल गांव के इर्द गिर्द, नई टिहरी के इर्द गिर्द सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस पिक्चर को देखकर एक बार श्रद्धांजलि के रूप में श्रीदेव सुमन जी की यादों को ताज़ा करें और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस पिक्चर को देखें। हाँ सर, जिस तरह से ये फिल्म की शूटिंग है, टिहरी जिले में कहाँ कहाँ इस पे शूटिंग हुई है? कहाँ शूटिंग में सबसे पहले तो जौल गांव में शूटिंग हुई, शुरुआत वहाँ से हुई। फिर सिलोगी गांव में शूटिंग हुई, फिर जो है हरिद्वार में झील में शूटिंग हुई और गट्टू गाड़ में शूटिंग हुई और रानी पोखरी के ऊपर एक गांव है। 5 जगहों इसकी शूटिंग चली है। नहीं, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक पिक्चर को जो है श्री विक्रम सिंह नेगी जी ने इसको बनाया है। और श्रीदेव सुमन एक महान क्रांतिकारी थे और उनके जीवन के ऊपर, उनके संघर्षों के ऊपर, उनके बलिदान के ऊपर जो है इस पिक्चर को बनाया गया और ये आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक पिक्चर साबित होगी। मैं श्री विक्रम सिंह नेगी जी को इसके निर्माण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यमुना घाटी के मोरी पुरोला क्षेत्र के ग्रामीणों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पुरोला नगर क्षेत्र में मोरी पार्क प्रशासन और डीएफओ टॉन्स वन विभाग और वन प्रभाग के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपनिदेशक गोविंद वन्य जीव विहार और डीएफओ टॉन्स वन प्रभाग के स्थानांतरित की मांग की है। मोरी क्षेत्र बड़ी संख्या में ग्रामीण ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे जो है वो प्रशासन के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने डीएफओ टॉन्स तथा उपनिदेशक गोविंद वन्य पशु विहार राष्ट्रीय पार्क मोरी द्वारा पर्यटन व्यवसाय को प्रभावित करने और क्षेत्र के काश्तकारों के राजशाही के समय से मिल रहे पीडी फ्री ग्रांट आदि के जो आवंटन है वो बंद करने के आरोप लगाए। इसी के साथ ही ग्रामीणों ने हक हुकूकों के लिए भी मनमानी करने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। देहरादून डीडी कॉलेज द्वारा 2 दिवसीय डिजास्टर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि सेमिनार के पहले दिन पहाड़ी क्षेत्र में हो रही आपदाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही इन आपदाओं से किस तरीके से बचा जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। डीडी कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र यादव ने कहा कि मौजूदा दौर में उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में डिजास्टर एक बड़ी समस्या बन चुका है और इससे किस तरीके से बचा जाए, इसको लेकर सभी विद्वान लोगों ने चर्चा की और एक निष्कर्ष इस सेमिनार के माध्यम से निकाला जाएगा। Everywhere in India, Nexus is
सेमिनार रखा गया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ख़ास तौर से उत्तराखंड के लिए, जहाँ पर डिज़ास्टर्स जो घटनाएं हो रही प्रकृति की ओर से, और यहाँ के रहने वाले लोग ही उसको सफ़र कर रहे हैं। विकास की बात होती है, लेकिन विकास के साथ साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम है। विकास की ओर तो ज़्यादा विकास होना भी चाहिए। जब विकास होता है तो शहरीकरण भी होता है, लेकिन न तो विकास को रेगुलेट किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो शहरीकरण है उसका भी कोई रेगुलेशन, कोई नियम नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारी आपदाएं हो रही हैं। तो इसी विषय के ऊपर चर्चा होगी, और इससे बहुत अच्छे अच्छे विचार, आज भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है इसी विषय के ऊपर। इसके ऊपर जो हम निकलेगा निष्कर्ष, वो सब हमारी योजना है कि सरकार को दें और उसका ऊपर ध्यान करके और कुछ न कुछ इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं, जिससे इस प्रकार के डिजास्टर्स को रोका जाए। विकास भी हो, शहरीकरण भी हो, लेकिन रेगुलेट होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उत्तराखंड की वर्तमान समय की परिस्थितियों में यह केवल चिंता का ही विषय नहीं, चिंतन का भी विषय है, और एक संस्थान होने के नाते हमने इसकी एक ज़रूरत महसूस की कि इस तरह का एक सेमिनार का आयोजन हो, जिसमें देश भर के उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया जाए और इस समस्या पर एक अच्छा डिस्कशन हो, और इस समस्या से किस तरह निजात पाया जा सकता है उस पर एक अच्छा डिस्कशन हो। इस तो कॉलेज होने, एक संस्थान होने के नाते हमने इस तरह की सेमिनार हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं, और इसके इतर भी जो दूसरी सामाजिक समस्याएं हैं, एक संस्थान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करती हैं। तो उसी क्रम में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि इसमें हम एक अच्छे निष्कर्षों पर पहुँचेंगे। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए शासन द्वारा यमुना घाटी के अंतर्गत मुंगरा नगर पंचायत नौगांव में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण की योजना बनाई गई है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आंगन पर नियोजन विभाग की टीएससी और ईएफसी की प्रशिक्षण प्रांत पाई गई है। बताते चले कि पार्किंग के लिए 9,80,50,000 रुपए की धनराशि की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त के रूप में कुल लागत का 40% धनराशि 3,90,40,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर का एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राम पंचायत के जैनपुर खुर्दे गांव के रहने वाले दिव्यांग जावेद पिछले 80 दिनों से विकासखंड कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहा है। दिव्यांग व्यक्ति जावेद के अनुसार उससे विकासखंड कर्मचारियों द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने की फीस के नाम पर 20,800 रुपये वसूल किए गए, लेकिन अब आधी अधूरी सूचना देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जावेद का आरोप है कि वो पिछले 80 दिनों से लगातार उसके द्वारा मांगी गई पूरी सूचना उपलब्ध करवाने की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 17/10 में एक अपनी ग्राम पंचायत की सूचना मांगी थी 13 बिंदुओं को लेकर के, और उसको लेकर के मैं पिछले 80 दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, जिसमें सूचना के 2005 के अधिनियम के तहत 30 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन मेरी ना तो कोई सुनवाई ढंग से यहाँ पे हो पा रही, ना मुझे कोई सूचना पूरी दी गई। 20,000 रुपये मेरे से जो हमारे सेक्रेटरी साहब उन्होंने जमा करा लिए थे कि इस सूचना के लिए, और 800 रुपये एक सेक्रेटरी ने जमा कराए, लेकिन मुझे ना तो सूचना पूरी दी गई। और मैं पिछले 8 दिन से आयोग के लिए भी जो मुझे यहाँ से तारीख मिली, मैं यहाँ से मना करती हूँ कि मैं यहाँ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लारे पे लारे दिए जा रहे हैं यहाँ से, और मैं हैंडीकैप व्यक्ति 100%। तो यहाँ से लेटर 3 दिन हो गया कि आज वीडियो साहब नहीं है, आज वो नहीं है, आज नफीस नहीं है जी जो उनका बाबू है, कि कह रहे हैं कि हम नोटरी करके घर पे भेज देंगे, कभी मुझे यहाँ पे बुला लेते हैं, लेकिन आज तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कि 30 दिन के अंदर देने का प्रावधान है, नहीं तो निःशुल्क दी जाती है, लेकिन ना तो मेरा पैसा वापसी हो रहा और ना मुझे सूचना दी गई। कितने दिन से आ रहे हो जी? कितने दिन से आ रहे हो? मैं जी सर 80 दिन से आ रहा, पूरे 80 दिन हो गए मेरे पे यहाँ से रिसीविंग है, जो मैंने यहाँ पे दायर की थी उसकी रिसीविंग मेरे पास में।
शक्ति फार्म के राजकीय इंटर कॉलेज में पुलिस समाचार सर्विस संस्था ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि लोगों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें नशे को समाज से खत्म करने को लेकर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिस समाचार सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार राय ने अपने संबोधन में कहा कि नशे की शुरुआत जहां से होती है, सभी को वहां से नशे को जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। उन्होंने शक्ति फार्म क्षेत्र के जनता से आग्रह किया कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और समाज में फैल रहे नशे को खत्म करने के लिए अपना योगदान दें। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मंगलवार को ही बैठक में तय किया गया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग किया था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि चुनाव तैयारी में विपक्ष पर भारी पड़ने का संदेश देने के लिए भाजपा ने लोकसभा की 400 से अधिक सीटों से जुड़ी विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। हम 160 उन सीटों पर बहुत तेजी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे। और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बना देंगे, आज से पहले जो है मोबाइल आयात होते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने करके दिखाया है, और सारे जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। इसलिए जनता सब जानती है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा है अब की बार 400 पार। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या जाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने उनको अयोध्या जाने के लिए कहा। सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस वक्तव्य पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि भगवान श्री राम की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान राम उनके सपने में आते हैं और भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस कटाक्ष पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या टिप्पणी करते हैं, ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा देश इस समय राममय और भक्ति में डूब रहा है, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी काफी उत्साहित हैं और वो भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।